हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो अपने पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बारे में। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बिगिनिंग था डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया का। तो कैसे हुआ और क्यों हुआ ये सब जानेंगे। वैसे मैं ये बता दूं, एसएससी, यूपीएससी और कई सारे वेरियस एग्ज़ाम्स में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये कैसे हुआ, अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था 1857 के पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब देखेंगे यहीं से धीरे धीरे कानून बन रहा था हमारे भारत के लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी इंडिया को रूल कर रही थी, अब वहाँ से ये सारा का सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। तो कैसे चला गया आगे जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे चैनल इंडिया स्कोप पर एक ये एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है। हम डेली एक शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप देख सकते हैं, डेली शाम को 5 बजे एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यूज़ का एक शॉर्ट आता है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें अगर इसका कि ये कहाँ से आया, तो ये जो रूल है ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में पास किया गया। कैसे, देखिए हम अपने लास्ट वीडियो में जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देख रहे थे तब हमने देख रखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब उस तरह की पावरफुल नहीं रह गई थी जैसी वो एक टाइम पर हुआ करती थी। हमारे लास्ट चार्टर एक्ट में हमने यही देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब खाली एक पॉलिटिकल एंटिटी मात्र बनकर रह गई थी और ब्रिटिश क्राउन इस हालत में था, इस पावर में था कि वो किसी भी वक्त कंपनी रूल को ख़त्म करके अपना रूल इंडिया पर इस्टेब्लिश कर सकता था। तो वहीं से जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसने एकदम आग में घी डालने का काम किया। जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आज भी सिपॉय म्यूटिनी कहती है, लेकिन हमारे लिए तो वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही था। तो जैसे ये रिवोल्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भी भारत को संभाल नहीं पाएगी, अब उसे ही आगे बढ़ करके इंडिया को रूल करना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा और ये हमारे लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। यहाँ से फेलियर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एक्सपोज हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो था वो पूरी तरह से एंड हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने पूरा डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया और इंडिया जो है डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। अब देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में तो आ गया इंडिया, लेकिन ये सब चीज़ें कहने और सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप इमेजिन करो तो उस वक्त पे क्या चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी एक आर्मी हुआ करती थी उस वक्त पर, मतलब जहाँ पर वो सिपाहियों को पे करते थे सैलरी उनकी। तो कई सारे सिपाही उस वक्त उनके अंडर में आ चुके थे। उसके अलावा कई सारे राजा महाराजाओं के साथ कई सारी संधियां कर रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो जैसे ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म होने लगा, वहाँ लोगों को लगने लगा कि अभी ये क्या होने जा रहा है, क्या होगा इनके साथ। तो महारानी ने कई सारे वादे भी किए थे जब ये डायरेक्ट क्राउन के अंडर में आए थे सब लोग। तो उन्होंने यही बोला कि देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज भी आने लगी थी। हमने देखा था अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कि क्रिश्चियन मिशनरीज भी आने लगी थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंडर में। तो लोगों को ये भी लगता था कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज ये हमारे धर्म पे धावा बोल रहे हैं, हमारा धर्म ख़त्म कर रहे हैं। कारतूस वाला इंसिडेंट तो हुआ ही था 1857 में। तो लोग जो थे वो ब्रिटिशर से इतना खुश नहीं थे। तो रानी ने उन्हें एक भरोसा दिलाया कि हम किसी के धर्म में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और राजा महाराजाओं के साथ जो संधियां करी है कंपनी ने, हम उसे लागू रखेंगे, हम राजा महाराजाओं को भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन ये सब बातें खाली कहने तक की रही, कागज़ों में ही रही, लेकिन आगे जो हुआ था वो आप सब जानते ही हैं। और नहीं जानते हैं तो हम आगे अपना हिस्ट्री के चैप्टर में भी देखेंगे। तो इस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल यहाँ से एंड हुआ। अब ये फर्स्ट लॉ था जहाँ से डायरेक्ट ब्रिटिश रूल इंडिया पर आ गया। तो ये फर्स्ट स्टैच्यूट कुछ नहीं, लॉ होता है जहाँ से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ इंडिया पर। तो यहाँ से ब्रिटिश क्राउन ने रूल किया इंडिया को और यहाँ से ब्रिटिश इम्पीरियल रूल, इम्पीरियल मतलब होता है शाही घराना, शाही रूल जो ब्रिटिशर्स का था वो यहाँ से इंडिया पर चालू हुआ। अब देखिए, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो यहाँ से एब्सोल्यूट ब्रिटिश कंट्रोल था, मतलब इंडिया पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। और मेन बात जो थी इस
इस एक्ट की 1858 के कि यहाँ पर कोई भी इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था, मतलब एक भी इंडियन नहीं था जो कि यहाँ रूल मेकिंग में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो, बिल्कुल नहीं। और ये जो था ये हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। अब ये कैसे हाईली सेंट्रलाइज था समझते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था। देखिए सबसे ऊपर था ब्रिटिश क्राउन जिसके अंडर में इंडिया आ चुका था। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए। तो ब्रिटिश क्राउन था। अब ये इसे कैसे कंट्रोल करता था? ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आता था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक तरह का मिनिस्टर ही आप मान लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सीधे रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश क्राउन के लिए। अब इनकी हेल्प कौन करता था? 15 मेंबर्स की एक काउंसिल होती थी। तो 15 मेंबर्स की ये जो काउंसिल थी ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उसकी पावर एक्सरसाइज करने में हेल्प करती थी, ठीक है। 15 मेंबर्स की ये काउंसिल। अब कंट्री को हमारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, मतलब वेरियस प्रोविंस बना दिए थे। तो उस प्रोविंस में उस प्रोविंस को हेड कौन करता था? उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हेड करता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था, गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये इन प्रोविंसेस को हेड करता था। अब इनकी हेल्प कौन करता था? इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर मेनली ये ऑफिसर्स होते थे। तो देखिए इस तरह से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। तो ये जो था ये सारे के सारे प्रोविंसेस को हेड करता था। अब इसके पास ये पावर हुआ करती थी, किस तरह की पावर? कि इन्हीं के सुपरिटेंडेंस में, इन्हीं के डायरेक्शन में जो भी सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स गवर्नर जनरल के अंडर में काम करती थी। और वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती थी। गवर्नर जनरल किसे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था। तो इस तरह से ये हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। तो ये देखिए ये था क्राउन पावर्स एक्सरसाइज बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स 15 हेड करते थे। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, इनको 15 मेंबर की काउंसिल हेल्प करती थी, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग होती थी गवर्नर की। अब देखिए काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एडवाइजरी बॉडी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, जैसे मैंने पहले बताया पीछे। तो जो ये मेंबर्स थे मेनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, मतलब कोई भी इंडियंस इसमें नहीं होते थे, ये भी ब्रिटिश ऑफिशियल ही थे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कोई भी रियल इंडियन रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं थी। अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे मैंने पीछे बताया इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। अब इसको गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड करता था और इनकी असिस्टेंस के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। जो मैंने पीछे पूरा ढांचा आपको ये बना करके बताया ये उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। अब देखिए प्रोविंसेस जो थे गवर्नर जनरल के पूरे पूरे कंट्रोल में थे। इनके पास ऑटोनॉमी थी लेकिन बिल्कुल लिमिटेड। जो मेन रूल कर रहा था वो गवर्नर जनरल कर रहा था। पूरा का पूरा सेंट्रलाइज कंट्रोल था। कैसे सेंट्रलाइज था मैंने बताया पीछे। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात करें तो जो भी अथॉरिटी थी वो वेस्ट करती थी, यानी वो सारी गवर्नर जनरल के काउंसिल और गवर्नर जनरल के पास होती थी। अब ये गवर्नर जनरल तो जो था वो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंश्योर करता था ब्रिटिश डोमिनेंस को। तो ये हाईली स्ट्रक्चर्ड सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी। अब रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करें तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अकाउंटेबल था किसको? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट तो देखा जाए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट वो किसको? क्राउन के पास जाती थी पूरी। तो फाइनल अथॉरिटी जो थी वो रेस्ट करती थी ब्रिटेन में। अब की फीचर्स की बात करें तो यहाँ से कंपनी रूल पूरी तरह से एंड हो गया, क्राउन रूल की स्टार्टिंग हो गई। इसमें कोई भी इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था। हालांकि यहाँ कानून बन रहे थे, गवर्नमेंट एक तरह की चल रही थी लेकिन विदाउट इंडियन पार्टिसिपेशन। और यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन। यहाँ से संविधान के स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई, ये ऐसा मान सकते हैं हम। अब देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो यूपीएसएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से फ्रीक्वेंटली टॉपिक पूछे जाते हैं। कंक्लूजन की बात अगर करें तो ये मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। यहाँ से कंपनी से क्राउन रूल में शिफ्ट हो गया सब कुछ और स्ट्रेंथन किया इसने ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल का इंडिया को, मतलब ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल जो था वो इंडिया में यहाँ से बढ़ गया था। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और वीडियो में कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल इंडिया स्कोप को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।